हेलो स्टूडेंट्स, अब तक आप लोगों ने पढ़ा प्रत्यक्ष एवं परोक्ष संदर्भ और वर्गीकी एवं पादप शारीरिकी, जो कि नवीन संदर्भ में हम इंक्लूड करते हैं। अब तीसरा जो नवीन संदर्भ है वो है पराग कणों की संरचना या पोलन स्ट्रक्चर, जिसके जो शाखा पोलन स्ट्रक्चर के अध्ययन में डील करती है उसे हम बोलते हैं पेलिनोलॉजी या परागणु विज्ञान। विभिन्न पुष्पीय पादपों में परागकणों की संरचना में, उनके साइज में, उनके लक्षणों में, बाह्य सतह पर जो स्कल्पचर्स हमें मिलते हैं उनमें, परागकणों की भित्ति की मोटाई में, जनन छिद्र और खांचों की संख्या में, वर्गीकीय अभिनिर्धारण हेतु महत्वपूर्ण जानकारियाँ होती हैं। जैसे सेलिक्स के परागकण की भित्ति पर 3 लंबी व गहरी खांचें होती है तो वो इसकी एक पहचान बन जाती है। यानी परागकणों के जो लक्षण हैं उन लक्षणों को हम वर्गीकी में एक महत्वपूर्ण स्थान दे सकते हैं। परागकणों के टेपेटम, आर्कीस्पोरियम यानी उसके डेवलपमेंट के टाइम जो संरचनाएं बनती हैं और उसके अंदर जो खाद्य पदार्थ एंडोस्पर्म के रूप में संचित रहता है, उस पर चूषकांगों की उपस्थिति, उसके अंदर जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हमें मिलते हैं, इन सब का अध्ययन वर्गीकी की कई समस्याओं को सॉल्व करने में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं वर्गीकी एवं एम्ब्रियोलॉजी। वर्गीकी में भ्रूण विज्ञान, एम्ब्रियोलॉजी यानी भ्रूण विज्ञान का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। श्नार्फ ने 1931 में भ्रूण विज्ञान की पादप पहचान में संभावित उपयोगिता पर जोर दिया था और उसके बाद में भ्रूण विज्ञान संबंधी विभिन्न सूचनाओं के आधार पर अनेक फैमिलीज़ का अभिनिर्धारण किया गया है। जैसे जिनमें स्यूडो एम्ब्रियोसेक मिलता है उनको हम पोडोस्टिमेसी कुल की पहचान मान सकते हैं। यानी पोडोस्टिमेसी कुल के जो पौधे होते हैं उनके अंदर हमें स्यूडो एम्ब्रियोसेक मिलता है, कूट भ्रूणकोश मिलता है। इसी प्रकार ओनेग्रेसी कुल के पादपों में ओइनोथेरा प्रकार का भ्रूणकोश पाया जाता है, जो कि किसी अन्य पादप कुल में नहीं पाया जाता है। तो इन लक्षणों के आधार पर भी हम पौधों के कुलों का अभिनिर्धारण आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम इसके साथ में जोड़ सकते हैं उसको हम जोड़ सकते हैं वर्गीकी एवं कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी। साइटोलॉजी को कोशिकीय लक्षण के अभिनिर्धारण में, पादपों के अभिनिर्धारण में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। मुख्यतः उनके जो वंशीय और अधोवंशीय स्तर होते हैं उनको हम उसके महत्वपूर्ण लक्षण मानते हैं। इसके अलावा साइटोलॉजी में हम लोग गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्रों के आकार, उसका हेट्रोक्रोमेटिन, गुणसूत्रों का मियोसिस के समय व्यवहार, पॉलीप्लॉइडी या उनके अंदर प्रेजेंट क्रोमोसोमल एबेरेशन यानी गुणसूत्रीय विपथन को भी टैक्सोनॉमी में उपयोग में ला सकते हैं। तो कोशिकीय आंकड़ों का बहुत से स्थानों पर जीनस, सब जीनस, इनमें संबंध ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। साइटोलॉजी के बाद में हम लोग ले सकते हैं वर्गीकी के साथ में फाइटोकेमिस्ट्री को। तो फाइटोकेमिस्ट्री यानी प्लांट रसायन यानी पादप रसायन। फाइटोकेमिस्ट्री से मतलब है कि पादपों में जो विभिन्न प्रकार के बायोकेमिकल्स पाए जाते हैं, जैव रसायन पाए जाते हैं, उन रसायनों की उपस्थिति के आधार पर भी हम पादपों को सिस्टमैटिक्स में या टैक्सोनॉमी में उनके निश्चित स्थान पर या उसके संबंधित पादपों के साथ में रख सकते हैं। फाइटोकेमिस्ट्री के बाद में हम ले सकते हैं टैक्सीमेट्रिक्स। टैक्सीमेट्रिक्स यानी संख्यात्मक वर्गीकी। टैक्सीमेट्रिक्स के अंदर हम लोग रखते हैं ऐसे आंकड़े जो हमें पादपों को वर्गीकरण में
उसकी निश्चित या आप कह सकते हैं कि सही जगह पर अरेंज करने में हेल्पफुल होते हैं। टैक्सीमेट्रिक्स के बाद में हम ले सकते हैं सीरम डायग्नोसिस। सीरम डायग्नोसिस यानी पादप संबंधों के सूचक के रूप में यानी इंडिकेटर्स के रूप में सीरम डायग्नोसिस को काम में लिया जाता है। जैसे एक प्लांट का प्रोटीन का एक्सट्रैक्ट बनाकर एनिमल्स में इंजेक्ट किया जाता है और उसके बाद में उन एनिमल्स में बाह्य प्रोटीन से क्रिया करा के उनका ब्लड ले लिया जाता है और इस सीरम को सेकंड प्लांट पर परीक्षण करने के लिए मिला देते हैं। यदि वहाँ पर प्रेसिपिटेट बनता है तो उन दोनों प्लांट्स के अंदर संबंध प्रदर्शित करता है और बहुत डाइल्यूट कहना चाहिए सीरम पर भी अगर प्रेसिपिटेट बनने लगता है तो ये संबंध और अधिक निकट के माने जाते हैं। नेक्स्ट हम ले सकते हैं पेलियोबॉटनी यानी फॉसिल्स। फॉसिल्स आप सभी जानते हैं जीवाश्मों को कहते हैं और जो जीवाश्म हैं ये जीवाश्म हमें पुराने ज़माने के जो जीव पाए जाते थे उनके अवशेषों के रूप में मिलते हैं। पेलियोबॉटनी में पादपों के अध्ययन से जो कि अब नहीं पाए जाते हैं और उनसे जो अभी पाए जाते हैं उन पादपों में एफिनिटीज़ का अध्ययन करने में काफ़ी सारे प्रमाण मिलते हैं जो और किसी प्रकार से अप्राप्य हैं। लेकिन हमें मालूम है कि जितने भी जीवाश्म मिलते हैं वो अत्यधिक अपूर्ण होते हैं। इसीलिए जो प्राचीन जीवाश्म जो आवृतबीजी पादपों के हैं उनको इकट्ठा करके और उनमें जो संरचनाएं पाई जाती हैं उनके प्रिमिटिव ग्रुप्स बनाए जाते हैं। एडवांस कैरेक्टर हैं तो उनको अलग से लिखा जाता है और उन प्रमाणों के आधार पर ही पौधों का एक अरेंजमेंट किया जाता है टैक्सोनॉमी के अंदर। यानी हम कह सकते हैं कि टैक्सोनॉमी में दो मेन अप्रोचेस होती हैं, एम्पिरिकल अप्रोच और इंटरप्रेटिव अप्रोच। एम्पिरिकल अप्रोच यानी जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पर आधारित होती है जिसमें हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, जबकि इंटरप्रेटिव अप्रोच जो है वो बेस्ड होती है किसी भी टैक्सॉन के इवोल्यूशन पर, यानी जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम हैं उनको हम इंटरप्रेटिव अप्रोच कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो सिस्टमैटिक्स या प्लांट टैक्सोनॉमी है इसका मेन गोल क्या है? इसका मेन गोल है जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनको ग्रुप्स में अरेंज करना और ऐसे ग्रुप जिनका एक बायोलॉजिकल मीनिंग होता है। और जो ये साइंस है जिसमें ऑर्गेनिजम्स की नेमिंग की जाती है और ग्रुपिंग की जाती है, इसका सबको समान रूप से ज्ञान हो, यानी इसका जो गोल है वो यही है, उद्देश्य है वो यही है कि जो लिविंग थिंग्स हैं उनको उनके बायोलॉजिकल मीनिंग वाले ग्रुप्स में रखा जाए, यही वर्गीकरण कहलाता है। अगर हम मॉडर्न टैक्सोनॉमी को कंबाइन कर देते हैं दोनों अप्रोचेस से जो अभी हमने देखी, तो हमें निम्न उद्देश्य मालूम चलते हैं। पहला है एक कन्वीनियंट मेथड हमें मिल जाता है जीवों को आइडेंटिफाई करने का और आपस में उन पर कम्युनिकेशन करने का। दूसरा एम है क्लासिफिकेशन जो होते हैं वो नेचुरल एफिनिटीज़ जो ऑर्गेनिज्म में पाई जाती हैं उन पर बेस्ड होते हैं। फिर हम कह सकते हैं कि इंटीग्रेटिंग और यूनिफाइंग रोल ट्रेनिंग जो बायोलॉजी स्टूडेंट्स को हम दे सकते हैं जिससे वो प्लांट्स के आपस में जो रिलेशनशिप्स होते हैं उन्हें ज्ञात कर सकें, जो भी डेटा वो इकट्ठा करते हैं। थैंक यू।